नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान में क्या कुछ चल रहा है, ताजा सूरत हाल को लेकर ईरान क्या कुछ सोच रहा है, ईरान के अंदर से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीन दुनिया शो में जुड़ गए हैं वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट, ईरान में रह रहे, ईरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सैयद आकिफ जैदी साहब। आकिफ जैदी साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, आप ईरान में ही रहते हैं भारतीय, लेकिन लंबे वक्त से ईरान में आप रह रहे हैं और एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं और वेस्ट एशिया की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आकिफ जैदी साहब, आपसे यही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह की अकड़ प्रेसिडेंट ट्रंप दिखा रहे हैं, उनके बयानों में हमें साफ नजर आती है। न सिर्फ अकड़ दिखा रहे हैं, बल्कि हुर्मुज पर ईरान की तरफ से जाने वाले जहाजों को सीज भी कर रहा है अमेरिका। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सीज फायर को लेकर के ईरान ने अमेरिका के साथ जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर कुछ गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया? ईरान की आवाम इस बारे में क्या सोचती है, या फिर इस सीज फायर को लेकर क्या कुछ जल्दबाजी हो गई ईरान की तरफ से? अभी नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे दावत देने का। जो आपने सवाल पूछा है बहुत अहम सवाल है कि ये आखिर ऐसा तो नहीं अमेरिका के इस अजीब व गरीब रवैये को देख कर कि जंग में हारने के बाद भी ऐसा कर रहा है और इस तरह से दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। बहुत सारी ईरानी शिप्स तो गुज़र रही हैं, लेकिन 2-3 को उसने कब्ज़े में भी अपने ले लिया है, निहत्ती शिप्स को, जो तिजारत की शिप्स थी। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि ईरान ने कहीं ये सीज़ फायर को कबूल करके गलती की। वो तो बहुत ज़बरदस्त तौर पे 38 दिन उसका पलड़ा भारी था ईरान का, वो मजबूत था, ना कबूल करता। तो इसका जवाब देने के लिए मैं बहुत ही अगर शॉर्ट में ये बताऊं तो हम अगर आकर देख लें कि इस सीज़ फायर में जो ये 14 दिन की सीज़ फायर थी, क्योंकि अब तो वो भी ख़त्म हो गई है, अब तो एक बीच का पीरियड है। तो ये 14 दिन की सीज़ फायर में ईरान को क्या हासिल हुआ और अमेरिका ने क्या गंवाया, अगर हम इसको देख लें तो फिर आप और आपके दर्शक खुद ही फैसला कर सकते हैं कि क्या ईरान ने इस सीज़ फायर को स्वीकार करके गलती की या नहीं की। सबसे पहली चीज़ जो ईरान ने इस दौरान में हासिल की वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जो उसका कब्ज़ा और कंट्रोल है, जो उसके खुद टेरिटोरियल वाटर्स हैं दर हकीकत, वो जो उसके कब्ज़े में दोबारा आ गए, अब कायदे से आ गए, ये उसने दिखा दिया दुनिया को। इस 2 हफ्ते में सीज़ फायर के दौरान दिखा दिया कि चाहे जंग हो जैसे वो 38 दिन, चाहे सुलह का पीरियड हो और शांति का पीरियड हो, कोई भी ताकत अब इस कंट्रोल को छुड़ा नहीं सकती। ईरान के ही अब कंट्रोल में रहेगा। देखिए, कभी कभी ये सोचा जाता है कि जंग के दौरान आपने, वो गोलियां चल रही थी, डर और खौफ था, हंगामा था, आपने एक चीज़ कब्जे में ले ली, लेकिन क्या आप जंग के बाद उसको अपने कंट्रोल में रख पाएंगे? ऐसा दबाव आएगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने दिखा दिया इस 2 हफ्ते में कि उसका जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल है वो न सिर्फ बाकी रहेगा बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। और अब तो उसने उस पर बाकायदा टोल कलेक्ट करना ईरानी करेंसी में शुरू भी कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी फ़ायदे हुए हैं। एक जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उसको फ़ायदा हुआ है वो आप देखें कि इसी 2 हफ्ते के सीज़ फायर के दौरान ही तो पहली बार देखा गया कि इतने सारे यूरोपियन देशों ने इसराइल की इतनी कड़ी निंदा की है, ख़ास तौर पर लबनान के मसले में। और अब तो यहाँ तक बातें हो रही है कि फ्रांस का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहा है कि अब बहुत ही जल्द अनकरीब यूरोपियन यूनियन मिलाकर सैंक्शन लगाएगा इसराइल पर। ये सब जंग रुकने की वजह से ये सियासी फ़ायदे और ये सियासी दबाव ये कायम हो रहा है। इसी तरह से इसी दौरान में तो सऊदी अरब और यूएई ने अपना रास्ता अलग करना शुरू किया अमेरिका और इसराइल से। अभी पूरी तरह अलग नहीं हुए, लेकिन शुरुआत उनकी इसी सीज़ फायर के टाइम में हुई। इसी दौरान तो यूएई का वली अहद जाता है चीन और वहाँ पर चीन में मुलाकात करके आता है और उसके फिर तेवर और अंदाज़ अमेरिका को लेकर बदलना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी फ़ायदे जो इसी दौरान में हासिल हुए, ये फ़ायदे उस तरह जंग के दौरान शायद हासिल नहीं हो सकते थे। और आखिरी मिसाल जो मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि वो फ़ायदे जो हासिल हुए जंग के दौरान, तो इसी दौरान जनता और फ़ौज, हुकूमत और अवाम, उनके दरमियान, डिप्लोमेट्स और फ़ौजी और अवाम, सब के दरमियान एक ऐसा मज़बूत रिश्ता और एक यकजहती और इत्तेहाद और यूनिटी कायम हुई है जो जंग के दौरान से भी ज़्यादा मज़बूत है। क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए, जब जंग चल रही होती है
तो सब कहते हैं कि देखो जंग के दौरान उसमें माहौल ऐसा होता है कि सब अपने झगड़े भूल जाते हैं, सब साथ में हो जाते हैं, यूनिटी हो जाती है। जनता भी हर रात सड़कों पर आ रही थी, आखिर मिसाइल से हमला हो रहा है उसके देश पर, अपने देश का बचाव करने आ रही है। लेकिन एक बार जंग ख़त्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे, लोग आपस में इख्तिलाफ़ करने लगेंगे, रात को जनता सड़कों पर नहीं आएगी। लेकिन अब तो जंग ख़त्म हुए 15, 16, 17 दिन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसी तरह जनता सड़कों पर है। तो अब जो यूनिटी और मुकाबला करने का जज्बा जनता का सामने आया है, वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। तो देखिए, अगर इन फ़ायदों को हम मद्देनज़र रखते हैं और साथ में देखते हैं कि अमेरिका को इस दौरान में क्या नुकसान हुआ, अमेरिका का जो वर्ल्ड पावर और सुपर पावर का जो उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, उसका जो दावा था, वो इस 2 हफ्ते में और कमज़ोर हुआ। उसके दरमियान इसी 2 हफ्ते में और आपसी झगड़ा बढ़ा, अमेरिका और इसराइल के दरमियान झगड़ा बढ़ा। कितने अमरीकी और जनरल्स को और बड़े-बड़े अफ़सरों को और बड़े-बड़े पोस्ट ओहदेदार उनको नौकरियों से निकाला गया। तो फ़ायदे इतने हासिल हुए सीज़फायर के दरमियान या ईरानी साइड पर, और अमेरिका और इसराइल की साइड पर तो मायूसी में इज़ाफ़ा हुआ, आपसी झगड़े में और डिसयूनिटी में इज़ाफ़ा हुआ, कमज़ोरी में इज़ाफ़ा हुआ। और इसीलिए हम देखते हैं, ठीक है, उन्हीं ने 2 ईरानी कश्तियों को नाजायज़ तौर पर अपने कब्ज़े में ले लिया, लेकिन बड़े-बड़े बयान भी दे दिए इस बीच में, ब्लॉकेड जैसी बात कर रहे हैं। ये सब उन्हीं ने कर तो लिया, लेकिन असल में वो घाटे में रहे और फ़ायदा इस सीज़फायर के दौरान वो ईरान को हुआ है। और इसीलिए फिर आपकी जनता खुद, यानी आपके दर्शक खुद ही तय कर सकते हैं कि ये गलती थी या नहीं थी। और मुझे लगता है कि हर समझदार इंसान यही फ़ैसला लेगा कि ये सीज़फायर करना गलती नहीं थी। लेकिन अब क्या ये सीज़फायर जारी रहेगी या नहीं? तो यहाँ पर एक सर्वे अभी हुआ 3 दिन पहले, अभी सामने उसका रिज़ल्ट आया। ये सर्वे हुआ कि अब ये सीज़फायर ख़त्म हो गई है, अब क्या इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? बड़े पैमाने पर पब्लिक का सर्वे किया गया। तो जनता के सबसे बड़े भाग ने अब ये कहा कि अब हम सीज़फायर के बढ़ाने के फेवर में नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका मजबूर हुआ है एक तरफा सीज़फायर बढ़ाने के लिए। उसकी मियाद ख़त्म होने से पहले ट्रंप ने कह दिया कि मैंने बढ़ा दिया, अनिश्चित कालीन तक, एक इनडेफिनेट तौर पर मैंने बढ़ा दिया। लेकिन ईरान ने तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जनता ही नहीं चाहती अब कि सीज़फायर को और बढ़ाया जाए, और जनता और यहाँ के ओहदेदार में इस मसले को लेकर और दूसरे तमाम, अब इस वक्त तमाम दूसरे मसलों को लेकर भी एक एकजहती और यूनिटी पाई जाती है। आकिब ज़ैदी साहब, हमने देखा कि सीज़फायर खत्म हुआ, जब उसकी मियाद पूरी हुई पहले सीज़फायर की, तो अमेरिका ने उसे अपनी तरफ से एक तरफा बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद की दूसरे दौर की बातचीत अगर कामयाब नहीं हो पाई, मतलब अमेरिका के प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे और ईरान के प्रतिनिधियों ने पहुंचने से साफ मना कर दिया था, तो अमेरिका ने इसको एक तरफा तौर पर बढ़ा दिया सीज़फायर को। लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से ऐसा नहीं किया है, सीज़फायर को लेकर कुछ कहा नहीं है। ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? इमरान जी, देखिए, इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा, क्योंकि इस मुकाबले में सिर्फ ईरान नहीं, उसके एलाइज भी उसके साथ हैं, जो पूरा रेजिस्टेंस एक्सिस है, ये सब अपने हदफ, मकसद और लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे इस जंग में। और वो क्या है? वो, जैसे आपके दर्शक जानते हैं, कि अमेरिका का जो फ़ौजी और सियासी वर्चस्व है इस इलाके में, यानी पश्चिमी एशिया के इलाके में, इसका हमेशा के लिए ज़िल्लत के साथ ख़ात्मा, ये उनका हदफ है, ये लक्ष्य है, और इसको वो प्राप्त करके ही रहेंगे। और उसी की तरफ वो उन 38 दिन की लड़ाई में भी बढ़ रहे थे, 2 हफ्ते की सीज़फायर में भी उसी की तरफ बढ़ रहे थे और हासिल कर रहे थे। और अब जबकि ये सीज़फायर भी ख़त्म हो गई और एक तरफा अमेरिका ने इसको बढ़ा दिया है, तो भी वो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे अगर ये जानना चाहते हैं कि आगे ईरान क्या करेगा, आगे ईरान और उसके साथी क्या करेंगे, तो वो इसी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और उनके पास बढ़ने के लिए उनके पास 3 अहम तरीक़े हैं, 3 उनकी चीज़ें हैं, 3 उनके, आप कह सकते हैं, साधन हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। सबसे अहम साधन जिसको वो हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं और कर रहे हैं, वो है समय। समय बहुत बड़ा साधन है। क्यों? क्योंकि खुद वो देखते हैं कि दुश्मन के खेमे में खुद इतना इख्तिलाफ है, इतनी कमज़ोरी है, इतनी बौखलाहट है, आए दिन तो नौकरियों से निकाला जा रहा है, आए दिन तो आपस में झगड़े हो रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के दरमियान दरार और फूट पड़ चुकी है, चाहे वो उसको लाख लेपापोती करने की कोशिश करें, वो पैदा हो चुकी है और नज़र आ रही है। तो समय खुद एक बड़ा साधन और हथियार है इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के पास, कि वो इस समय को इस्तेमाल करके जितना और ये लंबा चलता है मामला, वहाँ सामने दुश्मन के खेमे में कमज़ोरी और आपसी झगड़ा बढ़ता है, और यहाँ ईरान में, ईरान के साथियों के खेमे में
यकजहती, मोहब्बत, इत्तेहाद और मजबूती में इजाफा होता है। तो ये पहला साधन हुआ। दूसरा साधन क्या है जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं? दूसरा साधन है सियासी दबाव। सियासी दबाव डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से सियासी दबाव डाल रहे हैं। यही कि सीज़ फायर को उन्हीं ने उस सीज़ फायर के प्रस्ताव को का जवाब ही नहीं दिया, इस्लामाबाद जाने के सिलसिले में कोई जवाब ही नहीं दिया कितने दिन तक, और अपने हिसाब से चल रहे हैं। अलग अलग देशों से वो राब्ता कर रहे हैं। अमेरिका के जो पिट्ठू ममालिक हुआ करते थे और अभी भी काफ़ी हद तक हैं, यूरोपियन ममालिक हुए, साउथ कोरिया, जापान वगैरह, उनसे अलग तौर पर वो राब्ता करके अलग अलग अलहदा जो है उनसे समझौते कर रहे हैं। ये सियासी दबाव है। जिस तरह से वो अपने इनको नज़दीक ले रहे हैं, जो खाड़ी के देश के जो दरबार हैं और शेख हैं, इनको अपने नज़दीक खींच रहा है ईरान, ये सियासी दबाव है। तो सियासी दबाव ख़ुद एक बहुत बड़ा वसीला और ज़रिया और साधन है कि जिसके ज़रिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईरान आगे बढ़ रहा है। और तीसरा ज़रिया और साधन वो ये है कि अगर बहाना मिला, अगर दुश्मन ने बहाना ये दिया और हमला किया, ये गलती और हिमाकत फिर से की कि बड़े पैमाने पर फिर ईरान पर या लेबनान पर कहीं पर ऐसा हमला किया या कहीं पर भी, और ये बहाना दे दिया, तो फिर तो दोबारा से मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए उस लक्ष्य को और जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। या हो सकता है कि वहाँ से हमला पहल ना की जाए, जबकि ख़ुद मेरा अंदाज़ा है कि अगर हमला होगा तो ज़्यादा इम्कान यही है कि बौखला कर अमेरिका इसराइल ही पहल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ईरान के हुक्मरान ये फ़ैसला लेते हैं कि अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय और सियासत के साथ साथ मिसाइल और ड्रोन का भी प्रयोग लाजमी है, तो वो तो कर ही सकते हैं अब, क्योंकि अब तो सीज़ फायर भी नहीं है जहाँ तक ईरान का सवाल है। तो उनके लिए उसका भी दरवाज़ा खुला है कि वो उसका प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आकिब ज़ैदी साहब, चूंकि आप ईरान में हैं, इसलिए आपसे हम समझना चाहेंगे कि ईरान की जनता और वहां की हुकूमत में जंग को लेकर, आगे अगर जंग होने जा रही है या हो सकती है, तो उसको लेकर के कितना समन्वय दिख रहा है। 50 दिनों की जो जंग हुई उसके बाद ईरान की जनता आगे जंग को जारी रखने के मूड में है। क्या लोग सोच रहे हैं? आप तो लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे होंगे वहां पर, ईरान के लोगों से क्या कह रहे हैं वो लोग? जंग के फेवर में है? इमरान जी, जो इत्तेहाद, ये एक सुई जो इस वक्त पाई जा रही है ईरान में, ईरान के साथियों में, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे वो आम जनता हो, ये एक अजीब गरीब किस्म की है। यानी ये तारीख़ में इसको याद किया जाएगा कि इतनी यूनिटी किसी जगह कभी पाई गई, और ये वो जंग के 38 दिन में भी था, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है और अब भी यही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके दर्शकों ने देखा होगा कि कल रात ईरान के तमाम ज़िम्मेदारों ने, कल रात और आज अभी भी वो सिलसिला जारी है, एक ही जुमले को या चंद जुमलों को, एक ही को लेकर सब ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो सियासी यहाँ के रहनुमा हों, चाहे यहाँ फ़ौजी लीडर हों, सब एक कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं दुनिया में कि इख्तिलाफ पैदा हो गया है, ये झूठी जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसका मुकाबला इस तरह से किया जा रहा है। या आपने जो जनता के दरमियान देखा कि जब वो आखिरी रात थी, जब सो कॉल्ड सीज़ फायर ख़त्म होने जा रही थी, आपने भी उसको कवर किया, किस तरह मिसाइलों को जनता के दरमियान लाया गया और पेश किया गया। और ये दिलचस्प बात होगी आपके दर्शकों के लिए जानना। देखिए, दुनिया भर में हमारी अभी 26 जनवरी को या ऐसा होता है, दुनिया भर में तरीक़ा है कि जो हाकिम होता है, जो हुकूमत कर रहा होता है, जो पावर में होता है, उसके सामने फ़ौज मिसाइलें लाती है और उसका प्रदर्शन करती है, तरीक़ा है। लेकिन ईरान में देखिए किस अंदाज से हुआ, बजाय इसके कि किसी बड़े स्टेज पर कोई बड़े हुक्मरान बैठे हों, उनके सामने मिसाइलें लाई जाएं, आम जनता के सामने मिसाइलों को पेश किया गया। इससे पता चलता है कि जनता सबसे अहम किरदार अदा कर रही है इस वक्त ईरान में, बल्कि हमेशा से, इस्लामी क्रांति के बाद से हमेशा से ये रहा है कि जनता का ज़्यादा बड़ा किरदार है, और जो हुक्मरान हैं, जो फ़ौज है, वो जनता की पसंद के मुताबिक और जनता की ज़रूरत के मुताबिक आगे बढ़ती है। इसका प्रदर्शन हुआ ये मिसाइलों को लाकर। तो एक अजीब यकजहती, यूनिटी पाई जाती है कि मुकाबला करना है। मुकाबला सियासत से भी हो सकता है, मुकाबला मिसाइलों से भी। आकिब ज़ैदी साहब, अगर देखा जाए तो 50 दिनों की जंग में मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जड़ें हिल गई हैं और ईरान एक मजबूत ताकत के रूप में, एक मजबूत पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है। बावजूद इसके प्रेसिडेंट ट्रंप का अंदाज जो है वो अकड़ वाला नजर आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसको हम कैसे देखें? क्या अमेरिका खुद अपने पैरों पर फिर कुल्हाड़ी मार रहा है? बात आपकी बिल्कुल सही है कि अमेरिका की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है, लेकिन अभी भी अमेरिका की अकड़ नहीं गई है।
ये पुरानी आदतें हैं अकड़ने की, वो आदत जो है आसानी से जाएगी नहीं। अलबत्ता आदत के अलावा एक और वजह भी है, आपके दर्शकों के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए अमेरिका ये पहली बार नहीं हारा है। अमेरिका वियतनाम में हारा, उसके बाद इराक़ में हारा, अफ़गानिस्तान में हारा, अभी 2025 में यमन से मुकाबले में हारा। यानी फ़ौजी मुकाबलों में अमेरिका जो है वो छोटे छोटे देशों से हारता है, बल्कि छोटी छोटी फ़ौजी तंजीमों से भी हारता है। कोई ये पहली बार नहीं है। लेबनान से भी एक बार हार के भाग चुका है आज से 30-40 साल पहले। ये तो उसका तरीक़ा है, हारता है, भागता है, और जब भागना होता है तो कभी कभी वो सरेंडर करके मुआहदा पर साइन करके भी चला जाता है अपने साथियों को धोखा देकर। जैसे 1973 में पेरिस अकॉर्ड्स, वियतनामीज़ जो उसके साथी थे अमेरिका ने उनको धोखा दिया, साइन किया और भागा वियतनाम से। इसी तरह 2020 में दोहा में तालिबान के साथ उसने एक एग्रीमेंट साइन किया, और जो उसकी जो गवर्नमेंट थी या हुकूमत थी उसकी पसंद की वहाँ पर काबुल में, उसको धोखा दिया। और जब उन्हीं ने 2025 में अंसारुल्लाह के साथ एग्रीमेंट किया और भागे, तो उन्हीं ने इसराइल को भी धोखा दिया। ये तो उनका तरीक़ा है। हर बार वो धोखा दे के, मुआहदा करके, सरेंडर करके हार के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि इसके बाद भी दुनिया उनको सुपर पावर ही कहेगी, इमरान जी। लेकिन इस बार उनको अब कॉन्फिडेंस है कि अब उन्हीं ने कुछ निगोशिएशन किया और उसमें सरेंडर किया, और करना तो पड़ेगा उनको, जाहिर सी बात है। तो अब दुनिया उनको सुपर पावर नहीं कहेगी। तो इसलिए आप ये अजीब व गरीब चीज़ देख रहे हैं, इतनी अजीब हरकतें। कह रहे हैं हमने ब्लॉकेड लगा दिया। 90% से ज़्यादा ईरानी शिप्स इस ब्लॉकेड के बावजूद जा रही हैं। 2 पर उन्हीं ने हाथ मार लिया, कब्जा कर लिया। ये दिखावा है। ये कह रहे हैं हमने ब्लॉकेड लगा दिया, लेकिन ईरान के तेल बेचने का सैंक्शंस भी साथ में ख़त्म कर दिया। अजीब हरकतें हो रही हैं। तो ये जो पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जो कैफियत यहाँ पर अमेरिका की नज़र आ रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि वो ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है, ऐसे दो राहे पर है कि जो भी रास्ता वो इख्तियार करे वो दूसरे रास्ते से बदतर है। अगर वो मुकाबला करने की कोशिश करता है तो और मार खाएगा। अगर वो हार अपनी खुलकर मान जाता है तो अब वो पिछली बार की तरह, जैसे वो अंसारुल्लाह से हार के चुपके से निकल गया, तालिबान से हार के निकल गया और फिर भी सुपर पावर रह गया, अब वो सुपर पावर नहीं रह पाएगा। क्योंकि इस बार जब उसको हराया जाएगा तो जलील करके हराया जाएगा, और इस बार हराया जाएगा तो मुआवजा तलब करके और मुआवजा हासिल करके उसको हराया जाएगा। इस बार जब हराया जाएगा तो फिर उसके बाद से जो इस पूरे इलाके में से, वो ईरान से नहीं हारेगा, पूरे वेस्ट एशिया में जो मुख्तलिफ उसके देश उसकी ग़ुलामी करते थे ईरान के अलावा, वो ग़ुलामी का सिस्टम भी ख़त्म होगा। बल्कि बहुत दुनिया भर के तमाम दूसरे देश भी अब उसको दूसरे लहजे में उससे बात करेंगे। अब दुनिया में कहीं भी शायद उससे कोई नहीं डरेगा। ये बहुत खौफनाक है अमेरिका की अगर निगाह से देखें, एप्स्टीन गैंग की निगाह से देखें। साथ में अंदर में जो ख़तरा और जो आपस में जो झगड़ा है, अंदर जो उनके दरमियान इंतशार और आपसी डिसयूनिटी है, वो भी बहुत अहम है, जिसकी वजह से अमेरिका इस तरह से अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है, पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, इसराइल का वजूद इसी पर टिका हुआ है कि अमेरिका का सपोर्ट हो, अमेरिका की दादागिरी हो, अमेरिका से बाकी देश डरे, तो इसराइल जो है पावर में रहता है। क्योंकि उसको वो कहता है कि मेरे सामने झुको, क्योंकि अमेरिका तो मेरी मुट्ठी में। लेकिन जब अमेरिका ही यहाँ से चला जाएगा, अमेरिका से अब कोई डरेगा नहीं, तो भी इसराइल से कौन डरेगा? इसराइल से तो सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इसराइल की ग़ुलामी करता है, नौकरी करने के लिए तैयार है। जब उसमें कोई दम ही नहीं रहेगा तो कौन डरेगा? तो इसराइल और ज़ायनिस्ट लॉबी भी इस वक्त अमेरिका को ये अजीब हरकतें उससे करवा रही है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आखिर सुधरेंगे। आखिर सादी साहब, ऐसा लगता है जैसे कि ईरान पर अमेरिका दो तरह से खेल रहा है। एक तरफ तो वो उतावला हुआ जाता है बातचीत के लिए, और ऐसा लगता है कभी-कभी कि वो बिल्कुल किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से जंग से निकल जाना चाहता है, और दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ पर ब्लॉकेट कर दे रहा है, ईरान के जहाज़ों को सीज़ कर रहा है। तो कैसे देखें इसको? क्या ये ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की एक तरह की रणनीति है, फिर या किसी और तरह से ईरान को प्रेशर में लाने की कोशिश है? अमेरिका के इस रवैये को कैसे समझें? इमरान भाई, मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉकेड का निशाना असल में ईरान नहीं है, क्योंकि ईरान इस ब्लॉकेड से बहुत कम प्रभावित हो रहा है। ईरान की ज़्यादातर शिप्स, उसके ज़्यादातर जहाज़, ईरान के, चाइना के, दूसरे ताकतवर देशों के, ये अमरीकी फ़ौज के सामने, नौसेना के सामने से गुज़र रहे हैं। उसने 2 या 3 ईरानी शिप पर हाथ रखा है। उसके अलावा दसियों की तादाद में सामने से गुजर रहे हैं, रोज़ गुजर रहे हैं, और उसको कंट्रोल में नहीं ले रहा है।
तो जहाँ तक ईरान का सवाल है तो वो इसको ब्लॉकेड नहीं मान रहा है, बल्कि इसको पायरेसी मान रहा है, यानी समंदरी जो लुटेरे होते थे पहले ज़माने में। और अगर आप जाकर देखें तो वेस्ट की तारीख इसी से शुरू होती है। 16वीं सदी 17वीं सदी में साम्राज्य ताकत बनने से पहले ये समंदरी लुटेरों के दरमियान ये एक बड़ी ताकत हुआ करते थे। अलग अलग देश, पुर्तगाल के हो चाहे स्पेन हो, बाद में उसके बाद ब्रिटेन तो खैर सबसे आगे, इंग्लैंड सबसे आगे निकला समंदरी लुटेरे बनने में। ये उस दौर की तरफ लौट रहे, तो ईरान तो उसको इस तरह से देख रहा है। आर्थिक दबाव ईरान पर डायरेक्टली इससे कुछ नहीं पड़ रहा है, ये दर हकीकत दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हम अभी भी बहुत ताकतवर हैं। यानी अमेरिका जो हार चुका है, कमज़ोर है, वो दिखावा करना चाह रहा है कि हमने एक ब्लॉकेड लगा दिया। जानकार लोग जानते हैं, ये डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हत्ता वेस्टर्न मीडिया में भी आ गई है कि ईरानी चीनी शिप वगैरह सब गुजर रहे हैं। हाँ, एक दो पर उसने कब्जा किया, तो आर्थिक दबाव तो नहीं है, दिखावे का ये पूरा खेल है। लेकिन दूसरे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे देशों के शिप्स जो हैं वो या तो अमेरिका के डर से रुके हुए हैं, या ईरान भी उन पर दबाव बनाए हुए, और इस तरह से ब्लॉकेड है। तो दूसरे देशों के लिए, ईरान के लिए ब्लॉकेड नहीं है। ये आखिरी वो सांसें हैं, ये डूबती हुई जो नैया है, आखिरी ये कोशिश है कि अपने आप को ताकतवर दिखाने की अमेरिका की तरफ से। हमने देखा है आकिब ज़ादी साहब कि इसराइल के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा दिल दुखाता है। इसराइल को प्रेसिडेंट ने अब भी अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर कहा है। 50 दिनों की जंग में हमने देखा कि अरब मुल्कों को छोड़कर इसराइल को बचाने के लिए, इसराइल को सेफ करने के लिए अमेरिका ने जैसे जमीन आसमान एक कर दिया था। क्या लगता है इस जंग के बाद, इस सीज फायर के बाद अरब मुल्कों का जो अमेरिका को लेकर के एक परसेप्शन था, एक उसको लेकर के एक सोच थी, वो पूरी तरह से बदलेगी? वो अपने लिए नए विकल्प तलाशेंगे? क्योंकि दिखा है कि अमेरिका का दिल इसराइल के लिए झुकता है, उसका जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ है। फारस के खाड़ी के इलाके में अब कभी भी पलट के वो पुरानी सूरत हाल दोबारा लौट कर नहीं आने वाली। पुरानी सूरत हाल क्या थी? पुरानी सूरत हाल ये थी कि ईरान एक तरफ एक आज़ाद देश के तौर पर था, लेकिन बाकी जितने देश हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, चाहे उसमें उस ज़माने में आप ओमान से लेकर पूरे इराक़, ये जितने अरब, जितने फारस के खाड़ी के देश हैं, ये सब किसी न किसी तरह से अमेरिका के दबाव में थे। इराक़ और ओमान कम, लेकिन बाकी तो बहुत ज़्यादा, और कुछ तो एकदम ग़ुलामी की हद तक। इसराइल के दबाव, इसराइल की ग़ुलामी में बहुत ज़्यादा, जिसमें शायद आप सबसे आगे यूएई को, बहरीन और कुछ हद तक कुवैत, सब के नाम आप ले सकते हैं इसमें। ये यहाँ पर सूरत हाल और कैफियत पाई जाती थी। कभी भी पलट के अब वो सूरत हाल दोबारा पैदा हो नहीं सकती। ओमान ने तो इस जंग से पहले ही, जंग के पहले दिन से ही अपना रास्ता अलग कर दिया, ईरान की साइड पर आ गया। कुछ अरसा लगा, चंद हफ्ते लगे, लेकिन कतर ने भी अपना अंदाज बदल दिया, ऐलान कर दिया कि अब अमरीकी फ़ौजी, अमरीकी बेस हमारे यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद से कतर पे जो अमेरिकन एसेट्स थे उन पर कम हमले हुए। और इसी तरह से आप तब्दीली अब तो सऊदी अरब में और यूएई में भी देख रहे हैं। सऊदी अरब इस सो कॉल्ड ब्लॉकेड का मुखालिफ है, मुखालिफत का उसने ऐलान किया है। यूएई ने धमकी दे दी है अमेरिका को कि अगर हमारे डॉलर हमारे आज़ाद नहीं किए, हमें बहुत ज़्यादा डॉलर नहीं दिए, तो हम अपना तेल चाइनीज़ करेंसी युआन में बेचना शुरू कर दें। कभी कोई सोच सकता था आज से 2 महीने पहले कि यूएई इस तरह से बात करेगा, इस लहजे में अमेरिका से? तो कभी भी ये इलाका अब पलट के वो पुरानी ग़ुलामी की सूरत इख्तियार नहीं करने वाला है। यहाँ से आज़ादी का सफ़र कितने आगे तक जाएगा, इसका भी अंदाज़ा लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तरक्की और आज़ादी ही आगे नज़र आती है इस खित्ते में। ज़ैदी साहब, आप ईरान के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपसे सीधे तौर पर अगर मैं सवाल करूं कि क्या जंग 2.0 या वॉर 2.0 फिर से शुरू होने जा रही है, और अगर हाँ, तो इसको लेकर ईरान की क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, तो जंग शुरू हो सकती है दोबारा, मुमकिन है। गर्चे मुमकिन है कि जंग के बगैर भी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए जो प्राप्त होकर ही रहेगा, और वो है ईरान और उसके साथियों की वो मुकम्मल जीत और अमेरिका की मुकम्मल शिकस्त इस इलाके में। तो इसका अंदाज़ा लगाना कि जंग होगी नहीं होगी, या कब शुरू होगी, कितनी घमासान होगी, ये इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, ये लक्ष्य अगर बग़ैर जंग के हासिल हो जाए तो बहुत बेहतर है। अभी ताज़ा खबर आई है, आपके दर्शक ने शायद देखा भी हो,
कि अभी इत्तला आई है कि यहाँ की सरकार ने ऐलान किया है कि यहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। मॉस्को भी जा रहे हैं, मस्कत भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से। ज़ाहिर-सी बात है, फ़ॉरेन मिनिस्टर, उनका काम है कि दूसरे देशों के लोगं से अपना राब्ता, रिश्ता बनाए और यहाँ पर बेहतर तरीक़े से ट्यूनिंग हो सके यहाँ के देशों के दरमियान, पड़ोसी देशों के दरमियान। तो जो चीज़ जो सियासत के ज़रिए हासिल हो सकती है, वो क्यों जंग के ज़रिए हासिल की जाए? ईरान की यही कोशिश रहेगी। वो चीज़ जो अगर जंग होती है, वो कम नुकसान पहुंचा के हासिल की जा सकती है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा कर क्यों हासिल की जाए? शुरू से जंग में ईरान का यही अप्रोच रहा है कि अगर नुकसान पहुंचाना है, हत्ता अमरीकी अड्डे को भी नुकसान पहुंचाना है, तो उतना ही नुकसान पहुंचाया जाए कि जिसके नतीजे में अमेरिकन वहाँ से खाली करके भाग जाए। आखिर इस इलाके में अमेरिकन्स का क्या काम है? इस इलाके में दूसरे इलाके के लोगों की फ़ौजों का और वहाँ के लोगों का क्या काम है? यहीं के लोग रहें, आपस में मिलकर रहें, मिलकर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम बनाएं, आपस में दोस्ती भाईचारगी के साथ रहें। यहाँ पर तकरीबन सभी रहने वाले मुसलमान हैं, मिलकर इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यही ईरान चाहता है, उसके साथी चाहते हैं और ये लक्ष्य उन दिन ब दिन और हदफ या मकसद दिन ब दिन और नज़दीक होता जा रहा है। इमरान जी, जंग शुरू हो सकती है, इसका इम्कान है। ज़्यादा इम्कान है कि अमेरिका, इसराइल अपनी घबराहट, बौखलाहट, नाउम्मीदी की वजह से सोचें कि जुए की एक आखिरी बाजी खेल कर देख लो। वैसे नाबूद हो रहे हैं, नीस व नाबूद हो रहे हैं, कुछ तबाही मचा के देख लो, शायद तुक्का लग गया, कुछ हो गया, तो मुमकिन है कि जंग हो और ज़्यादा चांस है कि इसराइल या अमेरिका इसमें कुछ बेवकूफ़ी या हिमाकत करेंगे। हाँ, कुछ हद तक इसका भी चांस है कि ईरान की तरफ से पहल हो। वैसे भी अब ईरान तो किसी सीज़फायर की बंदिश में बंधा हुआ नहीं है। अगर वो देखता है कि वो समय का साधन, सियासत का साधन, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं हो साबित हो रहा है, ज़रूरत है कि जंगी कार्रवाई भी की जाए, तो उसके पास तो पूरा हक़ है। अभी भी उस पर हमला हुआ था 28 फरवरी को, उसके नेताओं को, रहबर को शहीद किया गया था, तो उस जवाबी कार्रवाई का हक़ तो अभी भी उसके पास महफूज है। तो हो सकता है कि ईरान भी इस दूसरे दौर को शुरू करे, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा चांस है कि आगाज़ और शुरुआत एक हिमाकत के ज़रिए होगी जो इसराइल या अमेरिका करेंगे अगर हुई दोबारा जंग। ईरान पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से, पहले भी पूरी तरह तैयार था। इसी जंग के दौरान उसने अपनी मिसाइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को जारी रखा, बल्कि यहाँ के फ़ौजी लीडर कह रहे हैं हमने उसकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को 10 गुना ज़्यादा स्पीड उसमें लगा दी, हमने ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जंग लड़ने के लिए असलहे सामान के एतबार से तैयार है। जनता के सपोर्ट के एतबार से जो तैयारी वो तो आपके सामने है। कितनी ज़्यादा जनता का सपोर्ट है इस वक्त कि जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे हुक्मरान सियासत या जंग का, साथ में है। पूरी तरह से यहाँ पर ईमान और भरोसा है कि जीत हक की ही होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आकिफ ज़ैदी साहब, आपने बहुत बेहतर तरीके से और बहुत आसानी से हमारे दर्शकों तक वो तमाम हालात पहुंचाए जो इस वक्त उस पूरे खित्ते में बने हुए हैं और वहां पर किस तरह की सियासत चल रही है, ईरान के अंदर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो हमने आपके जरिए समझने की कोशिश की। लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा और आप सैयद आकिफ ज़ैदी साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।